नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अनुसूचित जाति और जनजाति में क्रीमी लेयर लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अभी तक क्रीमी लेयर का प्रावधान केवल पिछड़ी जातियों के आरक्षण में था, लेकिन भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के मामले में क्रीमी लेयर लागू किया जाएगा। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोर्ट के सामने क्रीमी लेयर का प्रश्न था? क्या सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर क्रीमी लेयर की बात को स्वीकार करेगी या कानून बनाकर कोर्ट के फैसले को पलट देगी? चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि क्रीमी लेयर लागू हो। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत सही कानूनी नजरिया है और यह एससी/एसटी पर भी लागू होता है। आज का फैसला अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में अलग अलग वर्गीकरण का आदेश देता है। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण के भीतर अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाता है, यह फैसला वर्गीकरण के साथ साथ यह भी स्वीकार करता है कि अनुसूचित जाति के भीतर भी एक जाति दूसरी जाति के साथ भेदभाव करती है और छुआछूत का बर्ताव भी। इन्हें समान रूप से देखना ठीक नहीं। लेकिन क्या इसी आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर वर्गीकरण किया जा सकता है? सुनवाई के दौरान भारत सरकार की भी यही दलील थी। एक तरह से देखें तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत सरकार के मनोनुकूल है। उपवर्गीकरण के मामले में कोर्ट का यह फैसला भारत सरकार की लाइन पर है। इसलिए इस बात की संभावना कम है कि भारत सरकार इस फैसले के खिलाफ संसद में कोई कानून बनाएगी। जिस तरह से एससी/एसटी एट्रोसिटी एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने संसद में कानून बना दिया था, उपवर्गीकरण के मामले को लेकर भी खूब बहस हो रही है। फैसला आज ही आया है तो दावा नहीं कर सकता कि सारे पहलुओं को बिजली की गति से समझकर वीडियो बना रहा हूं। आने वाले दिनों में इसकी व्याख्या जैसे जैसे विकसित होगी, रूप लेती जाएगी, हम वीडियो लेकर हाजिर होते रहेंगे। लेकिन आज हम फैसले और इसके बैकग्राउंड की बुनियादी बात करेंगे और कुछ प्रतिक्रियाओं को भी शामिल करेंगे। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की संवैधानिक पीठ का यह फैसला 1 अगस्त को आया है। कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में जातियों का उपवर्गीकरण किया जा सकेगा। राज्य सरकारें अपने स्तर पर जातियों की सूची बना सकेंगी। राज्य किसी भी उपवर्ग के लिए 100% आरक्षण तय नहीं कर सकते हैं। राज्य को वर्गीकरण करते समय आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराना होगा कि अमुक जाति किसी से ज्यादा पीछे कैसे है। राज्य अपनी मर्जी से या राजनीतिक सुविधा से यह तय नहीं कर सकता है। राज्य के फैसले को कोर्ट में समीक्षा के लिए पेश किया जा सकता है। जस्टिस बी.आर. गवई ने अपने सहमत निर्णय में कहा है कि अधिक पिछड़े समुदायों को तरजीह देना राज्य का कर्तव्य है। एससी/एसटी की श्रेणी में कुछ वर्ग ही आरक्षण के बड़े हिस्से का लाभ उठा रहे हैं। जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता और एससी/एसटी के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से अधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इस तरह का डेटा कहां से आएगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग में कुछ जातियां 2-3 जातियों से पीछे हैं? जाहिर है इसके लिए जाति की जनगणना करानी पड़ेगी और जनगणना भी। आपको याद रहना चाहिए कि मोदी सरकार ने भारत की जनगणना नहीं कराई है, जो 2021 में हो जानी चाहिए थी। तब तो कोविड था, लेकिन इस दौरान कितने चुनाव हो गए। कोविड के बीच भी चुनाव हुए, लेकिन जनगणना रुक गई। वर्गीकरण के सवाल पर भारत सरकार ने अपनी तरफ से कोर्ट के सामने यही कहा है कि एससी/एसटी कोटा के भीतर उपवर्गीकरण होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा कि अनुच्छेद 14 से 16 और अनुच्छेद 341 से 342 अलग अलग दायरों में काम करते हैं। अनुच्छेद 341 में शामिल होना अपने आप में समरूपता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, समानता कोई गतिहीन अवधारणा नहीं है। यह अवधारणा इस न्यायालय के ही चंपकम दोराइजन से लेकर इंदिरा साहनी जैसे मामलों में लिए गए निर्णय से आकार लेती रही है। उपवर्गीकरण ऐसा मुद्दा है जो सकारात्मक हस्तक्षेप की प्रणाली को
तर्क संगत बनाता है। इस फैसले का राजनीतिक असर तत्काल और दूरगामी होगा। इस फैसले में कई राय ऐसी है जिसे सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। राजनीतिक दलों के लिए उन बिंदुओं पर सहमति हासिल करना या उनका पक्ष लेना आसान नहीं होगा। लाइव लॉ में शहादत ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। यदि पहली पीढ़ी आरक्षण के माध्यम से उच्च स्थिति तक पहुंच गई है तो दूसरी पीढ़ी को इसका हकदार नहीं होना चाहिए। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने भी इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक पीढ़ी के बाद आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, यह वो पंक्ति है जो समाज में आरक्षण के विरोध में चलती है। औपचारिक और अनौपचारिक रूप से अदालत का हवाला देकर इसे अब कोर्ट किया जाएगा और फिर आरक्षण किसे मिले किसे नहीं, इसे लेकर विवाद बढ़ता जाएगा। आरक्षण की राजनीति यहां से एक और मोड़ लेने जा रही है। राजनीति ने अपने अपने तरीके से आरक्षण को विवादित किया है, कभी खुलकर तो कभी भीतर भीतर प्रचारित किया है कि आरक्षण का लाभ एक ही जाति या कुछ प्रभावशाली जातियों को मिल रहा है, उसमें भी कुछ परिवारों को मिल रहा है, बाकी को नहीं मिल रहा। इस तर्क का सबसे अधिक इस्तेमाल ओबीसी आरक्षण के विरोध के संदर्भ में किया गया जब मंडल कमीशन लागू हुआ और उसका विरोध होने लगा। लेकिन इस केस का बैकग्राउंड बताता है कि इस तर्क के राजनीतिकरण या राजनीति में इसके व्यापक होने से बहुत पहले 1975 में ही पंजाब में वर्गीकरण कर दिया गया। फिर आंध्र प्रदेश में वर्गीकरण का प्रयास हुआ जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया और इसी वजह से पंजाब में चली आ रही पुरानी व्यवस्था रद्द हो गई। वहां से यह मामला चलकर 7 जजों की संविधान पीठ तक पहुंचा। एक तरफ सरकार ने उपवर्गीकरण का समर्थन किया है, लेकिन जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताई है और असहमति जताने वाली वे अकेली सदस्य हैं। फैसला 6-1 से आया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी अपनी असहमति में कहती हैं कि अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति सूची में राज्य द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा ही जातियों को राष्ट्रपति सूची में शामिल या बाहर किया जा सकता है। उपवर्गीकरण राष्ट्रपति सूची में छेड़छाड़ के समान होगा। अनुच्छेद 341 का उद्देश्य SC/ST सूची में भूमिका निभाने वाले किसी भी राजनीतिक कारक को समाप्त करना था। अब इससे होगा यह कि बहुत सी जातियां खुद को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए राजनीतिक आंदोलन शुरू करेंगी और राजनीतिक वादे शुरू हो जाएंगे। जस्टिस गवई ने लिखा है कि वर्गीकरण के विरोध करने की सोच कुछ वैसी ही है कि कोई व्यक्ति जनरल कंपार्टमेंट में किसी तरह प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद दूसरे को आने से रोकने की कोशिश करने लग जाता है। जस्टिस गवई ने कहा कि जमीनी सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। अनुसूचित जातियों में भी कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके साथ दूसरी जातियों की तुलना में ज्यादा अमानवीय बर्ताव होता रहा है। इस आधार पर अलग अलग जातियों के अनुभव अलग हैं। मेरी राय में भले ही राष्ट्रपति की सूची में इन सभी को एक वर्ग माना गया है, लेकिन जमीन पर इनका अनुभव एक समान नहीं। ईवी चिन्नैया के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। जस्टिस BR गवई ने कहा कि वर्गीकरण का विरोध यह कहकर किया जाता है कि राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मेरी राय में इस तर्क में कोई दम नहीं है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर का फैसला दिया है। जस्टिस BR गवई ने बहुमत के फैसले से सहमति जताते हुए अलग फैसला लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य को ऐसी नीति बनानी चाहिए जो SC/ST समुदाय में क्रीमी लेयर की पहचान करे, उन्हें अफर्मेटिव एक्शन सकारात्मक हस्तक्षेप के दायरे से बाहर निकाले। उन्होंने कहा कि असली समानता पाने का यही तरीका है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी अफर्मेटिव एक्शन जिसमें वर्गीकरण भी शामिल है, उसका उद्देश्य यही है कि पिछड़े समुदायों को समानता का अवसर प्राप्त हो। राज्य उन जातियों के असमान प्रतिनिधित्व के आधार पर वर्गीकरण कर सकता है। संवैधानिक पीठ ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के बीच
उपवर्गीकरण हो सकता है ताकि जो अधिक पिछड़ी जातियां हैं उन्हें अलग से कोटा देकर आगे लाया जा सके। अभी तक और आज तक अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में किसी तरह का वर्गीकरण नहीं था, जैसे ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर होता है या एमबीसी अति पिछड़ी जातियों के लिए कोटा होता है। अनुसूचित जाति और जनजाति में इस तरह का वर्गीकरण नहीं था। 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने बहुमत से फैसला देते हुए ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को पलट दिया। 2004 में 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के भीतर कोई वर्गीकरण नहीं हो सकता है, कोई कोटा नहीं हो सकता। कोर्ट के सामने उपवर्गीकरण के अलावा एक और सवाल था, क्या अनुसूचित जाति और जनजाति समरूप समूह हैं, होमोजेनस हैं, यानी एक वर्ग है। मिसाल के तौर पर अनुसूचित जाति में भी जितनी भी जातियां हैं सभी ने सामाजिक भेदभाव, हिंसा और अपमान, बहिष्कार एक समान झेला है। इन्हें अलग अलग श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता क्योंकि आर्टिकल 341 में इन्हें समरूप समूह की तरह परिभाषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्याख्या को बदला और कहा सबको एक समान समूह के तहत नहीं माना जा सकता, वर्गीकरण किया जा सकता है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा ऐसा करना अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 341 का उल्लंघन नहीं करता है। लाइव लॉ ने इसकी रिपोर्टिंग करते हुए लिखा है कि सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने और जस्टिस मिश्रा के लिए लिखे गए निर्णय में ऐतिहासिक साक्ष्यों का हवाला दिया, जिससे पता चलता है कि अनुसूचित जातियां समरूप वर्ग नहीं हैं। उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। साथ ही उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन नहीं करता। अनुच्छेद 15 और 16 में ऐसा कुछ भी नहीं जो राज्य को किसी जाति को उपवर्गीकृत करने से रोकता है। एक ऐतिहासिक महत्व के फैसले को एक साथ कई भाषाओं में आना चाहिए था, लेकिन यह फैसला अभी अंग्रेजी में है, इसलिए अनुवाद में काफी समय लग जाता है। मुमकिन है समझने में भी चूक हो जाए। 8 फरवरी को ही सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। जाहिर है 5 महीनों में अनुवाद की भी व्यवस्था हो सकती थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों को लेकर चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में विस्तार से लिखा है। 1917 में सर हेनरी शार्प की बनाई डिप्रेस्ड क्लास, शोषित वर्ग की सूची के समय क्या मानदंड अपनाए गए इसके बारे में बताते हैं। इसका उदाहरण वो देते हैं क्यों दलित समाज के भीतर की सभी जातियों में एक समानता नहीं है और उनके भीतर भी आपस में भेदभाव होता है। हमने शब्दशः अनुवाद कहीं भी नहीं किया है, भावानुवाद किया है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने फैसले में 1916 में इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली की एक चर्चा का हवाला देते हैं। चर्चा हो रही थी कि शोषित वर्ग में किसे शामिल किया जाए। इस दौरान सुझाव दिया गया कि इसमें घुमंतू कबीलों और अपराधी घोषित कर दिए गए कबीलों को शामिल करना चाहिए। सर हेनरी शार्प ने अपनी सूची में शोषित वर्ग के अलावा क्रिमिनल ट्राइब्स और पहाड़ों पर रहने वाली जनजातियों को शामिल किया। शार्प ने कहा कि ये जातियां सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैं, लेकिन जाति के दंश से बची नहीं हैं। इनमें कुछ मुस्लिम जातियां भी हैं, यानी इन लोगों ने भी जातिगत अपमान झेला है, छुआछूत का सामना किया है। इस उदाहरण के साथ कोर्ट यह भी स्वीकार कर रहा है, हमारा सवाल भी है कि कुछ मुस्लिम जातियों ने भी छुआछूत या जाति के दंश का सामना किया। फैसले में इस उदाहरण की व्याख्या आने वाले समय में मुस्लिम आरक्षण के संदर्भ में भी की जाएगी। यह उदाहरण इस बात को स्वीकार कर रहा है कि कुछ मुस्लिम जातियों ने भी छुआछूत का सामना किया, क्योंकि इसी उदाहरण से सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति ने केवल बाहरी भेदभाव और छुआछूत का दंश नहीं झेला, बल्कि इनके भीतर आंतरिक स्तर पर भी एक दूसरे के साथ छुआछूत का संबंध रहा है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एक और कमेटी का उदाहरण देते हैं जिसने छुआछूत को पैमाना बनाया, मतलब इसी के आधार पर देखा गया कि कोई अनुसूचित जाति है या नहीं, शोषित वर्ग है या नहीं। वे 1932 की एक समिति का हवाला देते हैं जिसका नाम था द इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी। यह कमेटी मानती है कि एक ऐसा वर्ग है जिसके छू देने से कोई चीज अपवित्र मान ली जाती है, वह शोषित वर्ग है, डिप्रेस्ड क्लास है। इसमें आदिवासी और उन हिंदुओं को शामिल नहीं किया जा सकता
जो अछूत नहीं माने जा सकते। इस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि छुआछूत की डिग्री में अंतर हो सकता है, किसी के साथ ज्यादा तो किसी के साथ कम हो सकती है। जैसे कुछ जातियों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी, मगर कुछ को मंदिर में जाने की इजाजत होगी, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में नहीं। यहां जजमेंट में एक उदाहरण दिया जाता है कि मद्रास में किसी अछूत के संपर्क में आने पर तुरंत ही पवित्र होने की व्यवस्था थी। यह अंग्रेजों के समय की बात है, मगर असम में ऐसा नहीं था। यहां पर चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ असम के सेंसस अधीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हैं, जिसमें बताया जाता है कि कुछ अछूत जातियां जो समृद्ध हैं और शैक्षणिक रूप से आगे हैं, वो दूसरी जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार करती हैं। जैसे असम में एक पाटनी जाति के नाविक ने मुची के लिए पतवार चलाने से इनकार कर दिया और कहा कि मुची खुद ही पतवार चलाएगा अगर उसे नदी पार करनी है तो इस तरह से अदालत अंग्रेजों के समय का उदाहरण देते हुए बताती है कि अनुसूचित जाति के भीतर भी छुआछूत का व्यवहार रहा है। उनके भीतर सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन एक समान नहीं था, इसलिए ठोस डेटा के आधार पर इनकी पहचान और वर्गीकरण का काम किया जाना चाहिए ताकि उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। मगर यह काम होगा कैसे? जाति की जनगणना से, और उस पर सरकार तो कुछ बोलती नहीं। मोदी सरकार हां कहती नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के कई घंटे तक बीजेपी और कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सीपीएम ने इस फैसले पर वक्तव्य जारी किया है। उनकी ओर से सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार को कोर्ट का फैसला लागू करते हुए अनुसूचित जाति में पिछड़े रह गए वर्गों की बेहतरी के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह सामाजिक न्याय के द्रविड़ मॉडल की जीत है। एक आधिकारिक समिति का गठन कर जो डेटा इकट्ठा किया गया था, उसके आधार पर मैंने विधानसभा में एक ड्राफ्ट पेश किया जिसे करुणानिधि की सरकार ने पास किया था। इसके बाद अरुण ततियार समुदाय को 3% आंतरिक आरक्षण दिया गया। स्टालिन ने लिखा है कि यह हमें देखकर खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उस फैसले को सही माना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि उनका राज्य सबसे पहले इसे लागू करेगा और मदिगा समुदाय के साथ न्याय होगा। वीडियो संपादित करने, रिकॉर्ड करने से लेकर अपलोड करने तक मायावती और अखिलेश यादव का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई ट्वीट नहीं आया, तेजस्वी यादव का भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं चुप सी लग रही हैं। यह एक तरह से ठीक हो सकता है कि फैसले को पढ़ा जा रहा होगा, समझा जा रहा होगा। डॉक्टर रतनलाल ने कहा है कि क्या इसी तरह ईडब्ल्यूएस कोटा में वर्गीकरण किया जा सकेगा। अब इस केस का बैकग्राउंड संक्षेप में। 1975 में पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर अनुसूचित जाति के 25% आरक्षण को 2 वर्गों में बांट दिया। आधे वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए और बाकी अनुसूचित जाति के तहत आने वाली अन्य जातियों के लिए। 31 साल तक ये व्यवस्था चली, लेकिन 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ही ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में इसे गैर कानूनी माना। आंध्र के फैसले का प्रभाव पंजाब पर भी पड़ा। चिन्नैया फैसले के बाद पंजाब सरकार ने 2006 में एक नया कानून बनाया, पंजाब शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006। इसके सेक्शन 4(5) में लिखा है कि आरक्षण में पहली प्राथमिकता वाल्मीकि और मजहबी सिखों को दी जाएगी। आधी सीटें पहले इन 2 जातियों को दी जाएंगी, बाकी में सभी को। 29 मार्च 2010 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। अब यहां से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट से कहती है ईवी चिन्नैया मामले का जो फैसला था वो 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के फैसले के अनुरूप नहीं था। 9 जजों की बेंच के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओबीसी के भीतर कुछ जातियों को कम तो किसी को ज्यादा पिछड़ा माना जा सकता है। राज्यों को अनुमति दे दी गई कि वे अपने हिसाब से सूची बना सकते हैं। पंजाब सरकार ने कहा चिन्नैया फैसला गलत समझा गया कि केवल ओबीसी कैटेगरी को क्लासिफाई किया जा सकता है, अनुसूचित जनजाति या जाति को नहीं। अब 20 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने इसे 5 जजों की बेंच के पास भेज दिया। 15 जुलाई 2020 को 5 जजों की बेंच इस पे सुनवाई करती है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने सुनवाई शुरू की और फिर
इसे 7 जजों की संविधान पीठ में भेज दिया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 14, 15, 16, 338, 341, 342, 342A की व्याख्या की जरूरत थी और जनहित में तय करना था कि इंदिरा साहनी का फैसला सुनिश्चित किया जाए। इसकी सुनवाई फरवरी में पूरी हो गई थी, जिसका फैसला 1 अगस्त को आया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।